नमस्कार। मंटो की कहानी। सादत हसन मंटो। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी टोबा टेक सिंह लेखक मंटो की सबसे मशहूर कहानी है। मई 11, 1912 को जन्मे सादत हसन मंटो का साहित्यिक सफ़र अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी लेखकों की रचनाओं के अनुवाद से आरंभ हुआ। शुरू के लेखन में मंटो समाजवादी और वामपंथी सोच से प्रभावित नजर आते हैं, लेकिन देश के बंटवारे ने उनको बहुत गहरा और अमिट घाव दिया, जिसकी परछाई उनकी अनेक कहानियों में मिलती है, जिनमें उन दिनों के पागलपन, क्रूरता और दहशत को दर्शाया गया है। कई बार उनकी लिखी कहानियों पर अश्लीलता के आरोप लगाए गए। 1947 में विभाजन के बाद मंटो पाकिस्तान में जा बसे, लेकिन वहाँ उन्हें मुंबई जैसा बौद्धिक वातावरण और दोस्त नहीं मिले और वह अकेलेपन और शराब के अंधेरे में डूबने लगे और 1955 में गुर्दे की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। पहली कहानी, ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों में उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लेकर एक कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गई। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूल्हे थुल-थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपाण थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार, प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, इसरसियाँ। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, इसरसियाँ, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होते हुए बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी। मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई। यह भी कोई मायावा जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत। आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने ऊपरी होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, इसरसियाँ, कहाँ रही तुम इतने दिन? बोरी की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रही हो। वह अपनी बात का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले। तुख्म यानी कि बीज। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भली मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया ईश्वर सिंह, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल मकाला है।
तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज़्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह, क्या बात है? तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपनी मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घुट कर 5 अफियां तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बूढ़ी की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और ओंठ उसके होंठ पर गड़ा दिए। मूछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी जर्सी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना करी शर्सियाँ, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तू रक्षा। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसकी बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहिगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपनी बाजू पर उखड़ते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों से मुस्कुराया। होने दे आज जालिम। और यह कहकर उसने और जुल्म बढ़ाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कानों की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को झंझोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज कर पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हिलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर नहीं हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे खिसक गई। हाफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वो झल्लाकर पलंग से उतरी। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह चट्टो, कौन है वह चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी। खा भाई गुरुजी की कसम, इसके तो हमें कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत नहीं दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं अब भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा भाई गुरुजी की कसम, इसकी तो हमें कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हामे से हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटियां गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और शिकायतों की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की। मगर वह है कौन, तेरी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेड़ी या छरियों आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ, इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक
उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा। गाली न दे उसको। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वह है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुक गई। बताता हूँ, कहते हुए उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ। गला चिरा हुआ है मायावा मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने गाटे और रुपये पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और करहाने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। छरू मैंने कत्ल कर दी इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुझसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं शर्सिया, कुलवंत कौर की हर रोज मुझे लेता है, यह मेवा बेचक कर देगा। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूँ, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था हमने? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास तुहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत ने थूक निकलकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले। मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आप सुन रहे थे ठंडा गोश्त। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।